नमस्कार। राजस्थान इतिहास की पुरातात्विक सभ्यताओं की सीरीज में कालीबंगा सभ्यता हम पिछले सेशन में पूरा कर चुके हैं। आज के इस सेशन में मैं आपके सामने गिलुंड एवं नोह महत्व की काफ़ी महत्व की ये सभ्यताएं हैं, इनको लेने जा रहा हूँ। इनमें जो गिलुंड है वो तो कैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाणिक या ताम्रयुगीन सभ्यता कह सकते हैं, जिला राज संबंध से अपने को प्राप्त हो रही है। लेकिन नोह का संबंध एक पौराणिक आख्यान से लेकर गुप्त काल तक की वस्तुओं पर, गुप्तकालीन पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं तक आकर टिकता है। दोनों सभ्यताओं का अपना एक महत्व है। दोनों सभ्यताओं से काफ़ी विशिष्ट महत्व की पुरातात्विक वस्तुएं उत्खनन से हमें प्राप्त हो रही है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे गिलुंड। गिलुंड जिला राजसमंद से प्राप्त एक महत्वपूर्ण ताम्र सांस्कृतिक केंद्र है, जो राजस्थान में पाषाण उपकरण से धातु प्रयोक्ता जो निवासी थे, जो धातु प्रयोक्ता जो लोग थे, उस संपूर्ण सांस्कृतिक यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमें नजर आती है, क्योंकि यहाँ से हमें आहड़ की ही भांति तांबा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हो रही है। और आप पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, बार बार मैंने कई बार कहा है कि संपूर्ण राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में या ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं में एकमात्र सभ्यता गिलुंड है, काफ़ी महत्व की, जहाँ से आपको जितने भी भवन प्राप्त हुए हैं वो सब अग्नि में पकाए गए ईंटों से निर्मित है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि कालीबंगा से कच्ची ईंटों के बने भवन प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, वहाँ पत्थरों से बने भवन प्राप्त हुए हैं। आहड़ में भवन की नींव में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, लेकिन शेष हिस्सा उनका धूप में सुखाई गई ईंटें, गारे, उनसे मिलकर बन रहा है। लेकिन गिलुंड एकमात्र ताम्रयुगीन या ताम्रपाषाणिक सभ्यता जहाँ पर जितने भी भवन प्राप्त हो रहे हैं वो सब के सब अग्नि में पकाई गई ईंटों से प्राप्त हो रहे हैं। सो आइएगा हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे हम ले रहे हैं गिलुंड सभ्यता को। दो सभ्यताओं को मैं आपके सामने लूंगा, छोटी सभ्यताएं हैं, लेकिन इनका सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व उतना ही है। तो गिलुंड जो सभ्यता है वो जिला राज संबंध से, पहली बात तो जिला राज संबंध से आपको प्राप्त हो रही है। और जिस नदी किनारे गिलुंड है वो बनास नदी है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बात कही थी कि जब हम राजस्थान में ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं के दौर की बात करते हैं तो उसमें बनास संस्कृति का विशिष्ट महत्व है। बनास संस्कृति के राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में 90 से अधिक पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए, जिनका केंद्र आहड़ है और गिलुंड उनमें से एक महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आहड़ के साथ साथ गिलुंड से भी आपको तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त होती है, बनास संस्कृति से प्राप्त है। और ये सभ्यता वही जिसको हम कहेंगे, अब तक आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, चैल्कोलिथिक कल्चर है ये, या चैल्कोलिथिक कल्चर, या जिसको हम कहेंगे ताम्रपाषाणिक सभ्यता के रूप में। इस गिलुंड की अवधि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गिलुंड की जो अवधि है वो है 1700 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक की अवधि, याद रखिएगा। 1700 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक की अवधि, तो ये ताम्रपाषाणिक दौर की अवधि, जिसको आप चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। गिलुंड का जो उत्खनन है वो बृजवासी लाल के द्वारा 1957-58 के अंदर किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य हो रहा है 1957-58 के अंदर। आप एक एक बात को आराम से उतारते रहिएगा साथ के साथ साथ, क्योंकि जितना स्पीड से आप इन चीज़ों को समझोगे, लिखोगे साथ साथ, मैं तो यही कहता हूँ मेरे साथ साथ समझते रहिए, लिखते रहिए। जब आप लोगों ने मुझसे राजस्थान में पूरा पाषाणिक सभ्यताएं वाला, प्रागैतिहासिक सभ्यताओं वाला जब दौर पड़ा था, तब भी मैंने आपको मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक के संदर्भ में एक विशिष्ट बात कही थी कि संपूर्ण भारत में नगरीकरण के सबसे आरंभिक साक्ष्य जनरली हम लोग नवपाषाण काल के बाद जब धातु युग आरंभ होता है, जिसको आप आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, वहां से देखते हैं। लेकिन बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से राजस्थान में नगरीकरण के अवशेष मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एरा से जिला राज संबंध में ही जवासिया और अरण्या, याद रखिएगा, स्थलों से प्राप्त होते हैं। और राजसमंद जिले में जो एक और सभ्यता गिलुंड, वहां से भी आपको नगरीकरण के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब ये यदि इनके और शोध कार्य हो जाए और पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, तो ये आमूल चूल परिवर्तन कर देगा प्रागैतिहास से लेकर आप यदि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो पूरा सांस्कृतिक अनुक्रम है, भारतीय पुरातात्विक प्रागैतिहासिक इतिहास और पुरातात्विक और ऐतिहासिक इतिहास के अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत सारे तथ्य उन्मूलित हो जाएंगे और हमें
कई प्रकार की क्रांतिकारी तथ्यों को अपनाना पड़ेगा जो अब तक हम पर थोपे गए हैं, उनसे हटकर। तो पहली बात तो 1957-58 में इस स्थल का जो उत्खनन हुआ है वो उत्खनन हुआ है, याद रखना, बीबी लाल के द्वारा, इसको आप कहते हैं ब्रिजवासी लाल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य हुआ है। अब यदि हम जो फाइंडिंग्स यहाँ से प्राप्त हो रही हैं, जो यहाँ से पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हो रही गिलुंड, यदि उस पर प्रकाश डालें तो एक तो यहाँ से आपको याद रखिएगा नगरीकरण के अवशेष प्राप्त आपको हो रहे हैं। नगरीकरण के अवशेष, रिमेन्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि राजस्थान में नगरीकरण के सबसे आरंभिक अवशेषों की यदि मैं बात करूं तो सबसे प्रारंभिक अवशेषों में एक तो गिलुंड हो गया, जिला राजसमंद में एक जवासिया और आरण्या भी हो गया है। और राजस्थान का ये एकमात्र मतलब ताम्र पाषाणिक स्थल है जहाँ भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। नगरीकरण के अवशेष आप नोट लगा लीजिए, नगरीकरण के अवशेष जिला राजसमंद में ही मध्य पाषाणिक स्थल। अब याद रखना ये मध्य पाषाणिक स्थल का मतलब गिलुंड से हजारों साल पहले की बात हो गई है। मध्य पाषाणिक स्थल जवासिया एवं अरण्या, जवासिया एवं अरण्या से भी जिला राजसमंद ही है। से भी याद रखिएगा हमें नगरीकरण के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है अभी तक का जो नगरीकरण के अवशेष। इसके अलावा गिलुंड में जो दूसरी बात हमें नजर आती है, गिलुंड राजस्थान का एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है जहां भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, राजस्थान का एकमात्र ताम्र पाषाणिक सभ्यता स्थल, राजस्थान का एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल जहां से भवनों के निर्माण में बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य है, पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। के निर्माण में अग्नि में पकाई गई ईंटों के प्रयोग के, अग्नि में पकाई गई ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य, याद रखना, प्राप्त होते हैं। और ये तथ्य बेहद ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनमें किसी में भी आपका भवन निर्माण में अग्नि में पकाई गई टेराकोटा ब्रिक्स का प्रयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आपको यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हो रही है। याद रखिएगा, तांबा गलाने की भट्टी हमें आहट से भी प्राप्त हो रही है। जब तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हो रही है तो पक्की बात है गिलुंड से आपको ताम्र धातु मल भी प्राप्त हो रहा है। जब आप मेटलर्जी करोगे तो वहां से, अच्छा, यहाँ से काले रंग के चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए, ब्लैक पेंटेड आपको वेयर्स प्राप्त हो रहे हैं जिन पर नृत्य मुद्राएं प्राप्त हो रही है इंसान की। साथ में चकत्तेदार हिरण का भी अंकन आपको गिलुंड से प्राप्त हो रहा है। ये देखिएगा कितना महत्वपूर्ण ये तथ्य आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ से आपको चित्रित काले रंग के मृदभांड आपको प्राप्त हो रहे हैं। यदि आपको मृदभांड परंपराओं पर जानकारी प्राप्त करनी तो मैं इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है और रात को 10 बजे के लगभग नहीं, 10 बजे, शायद 10 बजे वो प्रीवियस का होता है, वहाँ पर आप मृदभांड परंपरा को पढ़ सकते हैं। आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि OCP औषध कलर्ड जो वेयर्स हैं, पेंटेड वेयर्स हैं, सो OCP और इसके अलावा गेरुवर्णी मृदभांड और इसके अलावा चित्रित काले लाल रंग के मृदभांड, ये कई मतलब इनमें जो ब्लैक रेड जो वेयर्स हैं
पेंटेड, वो कई युगों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी है, लेकिन ओसीपी जिनको मैं गेरुवर्णी मृदभांड कह रहा हूँ वो तो स्पेशली ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो वही बात यहाँ पर लागू हो रही है कि यहाँ चित्रित काले रंग के मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सबसे अनोखी जो बात प्राप्त हो रही है इन चित्रित काले रंग के मृदभांडों पर, एक तो इन पर नृत्य मुद्राएं बनी हुई हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साहब नृत्य मुद्राएं प्राप्त हो रही है। और दूसरी बात, इन पर चकत्तेदार हिरण, याद रखिएगा, चकत्तेदार हिरण की आकृतियां बनी हुई हैं। किनसे? जो आपको गिलुंड से मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं। और ये मतलब बहुत ज्यादा वेटेज वाला फैक्ट है कि आपको गिलुंड से जो मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं काले रंग के चित्रित मृदभांड है जिन पर नृत्य मुद्राएं और चकत्तेदार हिरण। इसके अलावा पोस्ट होल्स प्राप्त हो रहे हैं आपको यहाँ पर। पोस्ट होल्स का मतलब होता है स्तंभ गर्त आपको प्राप्त हो रहा है, फर्श में स्तंभ गर्त प्राप्त होते हैं। फर्श में स्तंभ गर्त का निर्माण जो होता है वो किसी लकड़ी को टिकाकर उसके ऊपर छत साधने के लिए होता है। भारतीय प्रागैतिहास के अंदर सबसे पहले जो पोस्ट हॉल्स या स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं वो मध्य पाषाण काल में बेला नदी घाटी में सराय नाहर राय यूपी के अंदर, और महदहा से मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक में प्राप्त हो रहे हैं, और ये बागोर से ही प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जब हम धातु युगीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो फिर आपको गिलुंड पे जाना पड़ेगा। गिलुंड में फर्श में आपको स्तंभ गर्त प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा गिलुंड से आपको पाषाण फलक उद्योग के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है कि गिलुंड से आपको पाषाण फलक उद्योग प्राप्त हो रहा है। अब ये असल में जो स्टोन टूल्स बनते हैं उनमें जिनको आप ब्लेड्स कहते हैं, फलक, वो इंडस्ट्री, इसका मतलब कि यहाँ के जो निवासी थे वो कई प्रकार ब्लेड्स का कई प्रकार के कार्यों में प्रयोग होता है। जैसे तीर का अगला जो फलक लगता है उसके निर्माण में काम आ सकता है, चीरने फाड़ने के लिए एज ए नाइफ आप काम में ले सकते हैं। यहाँ पर अमूमन जो राजस्थान में तमाम, आप एक बार सारे मैटर को मतलब पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूँ। यदि मैं 8वां पॉइंट आपको यहाँ पर बतलाऊं, अन्न भंडारण हेतु यहाँ पर कई प्रकार के स्टोर्स, जिसको आप गड्ढे कहते हैं, भूमिगत गड्ढे चूने के पुते हुए, तो यहाँ जैसे कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो अन्न भंडारण हेतु याद रखना, अन्न भंडारण हेतु यहाँ पर गड्ढे प्राप्त हो रहे हैं, गड्ढे प्राप्त। अब गड्ढों से मतलब है भूमिगत स्टोरेज की कैपेसिटी, क्षमता इन लोगों के अंदर थी। तो इन्होंने अन्न भंडारण हेतु संभवतः चूने से पुते हुए यहाँ से आपको गड्ढे प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, मकानों की दीवारों के निर्माण हेतु वैसे तो इन्होंने अग्नि में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया, लेकिन कभी कभी ये लकड़ी और बांसों का भी प्रयोग करते थे ताकि एज ए आरसीसी उनको एक स्ट्रक्चर प्राप्त हो सके, एक प्रकार का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, कभी कभी मकान की दीवारों के निर्माण हेतु, मकान की दीवारों के निर्माण हेतु बांस एवं गारे का भी प्रयोग किया जाता था। बांस, लकड़ी भी कह सकते हैं आप, लकड़ी की खपच्चियां, तो एक प्रकार का वुडन आरसीसी उसको आप नाम दे सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात, गिलुंड से आपको एक भवन के आगे कच्ची ईंटों का चबूतरा भी प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा। कच्ची ईंटों का चबूतरा हमें गिलुंड से प्राप्त हो रहा है। बड़ा इसका अपना महत्व, इसकी यूटिलिटी क्या थी हमें ये नहीं पता है। एक सिंगी बैल की मृण मूर्ति आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है। एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि एक शंगी, एक सींग वाले देवता, पशु या देवता की काफी सारी मृण मूर्तियां आपको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। तो एक सिंगी बैल की मृण मूर्ति आपको यहाँ से, बैल की मृण मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, याद रखिएगा, आपको ये वस्तु प्राप्त हो रही है गिलुंड से। इसके अलावा पशुओं के सिर युक्त खेलने के गुट्टे कहें, टुकड़े कहें आप, मतलब उनका हेड, जो पशुओं का जो हेड होता है, तो मतलब आप उसको किसी भी प्रकार से आप खेलने के काम में ले सकते हैं। वी आर नॉट श्योर कि ये चेस जैसी किसी गेम के लिए या स्पोर्ट मतलब खेलने के लिए काम में लिया जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा पशुओं के शीर्ष
युक्त खेलने हेतु टुकड़े कह लीजिए, उनको गुट्टे कह लीजिए या गोटियां कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, खेलने हेतु गुट्टे हमें आराम से, आप यहाँ तक के तमाम तथ्य को उतार लीजिए, हमें प्राप्त हो रहा है कहाँ से जी? ये गिलुंड से। तो कुल मिलाकर गिलुंड से देख लीजिए, इधर आराम से उतार लीजिए, गिलुंड से कई प्रकार की सांस्कृतिक महत्व की, पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हो रही, जिनमें तांबा गलाने की भट्टियां हैं, पोस्ट होल्स हैं, फर्श में स्तंभ गर्त हैं, पाषाण फलक उद्योग है, आन भंडारण तो गड्ढे हैं, यहाँ पर लकड़ी और बांस का प्रयोग भी किया जा रहा है, कई बार मकानों की दीवारों के निर्माण हेतु कच्ची ईंटों के चबूतरे। इसके अलावा दीवारों पर चूने का लेप भी आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा। दीवारों पर चूने का लेप भी हमें बहुत अच्छे से मतलब देख लीजिए, आपको गिलुंड से प्राप्त हो रहा है। तो गिलुंड कुल मिलाकर एक विशिष्ट ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, जो कई विशिष्ट सामग्रियों को उत्खनन के पश्चात हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, जिनमें पोस्ट होल्स का पाया जाना, तांबा गलाने की भट्टी कॉपर फर्नेस के रूप में उसका पाया जाना, चकत्तेदार हिरण और नृत्यरत मुद्राओं युक्त चित्रित काले रंग के मृद भांडों का पाया जाना, ये बड़ी विशिष्ट शैली है। और राजस्थान में मृद भांड परंपराओं में तो गिलुंड के इस मृद भांड का विशिष्ट महत्व है, राइट। आराम से देख लीजिए। इसके बाद में जो अगला हिस्सा आपके सामने लूँगा वो होगा नोह सभ्यता। नोह सभ्यता जो कि भरतपुर से आपको रूपारेल क्या कहना चाहिए, नदी किनारे पाई जाती है। खास बात है कि रूपारेल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। खैर ठीक है, अगली जो संस्कृति है याद रखिएगा वो है आपके सामने नोह कल्चर। नोह कल्चर जो रूपारेल नदी किनारे भरतपुर से खोजा गया, यह ताम्र युग से लेकर लोह युग तक की संस्कृति का प्रतिनिधित्वकारी सभ्यता स्थल है, जो 1400 ईसा पूर्व का सभ्यता स्थल है, ठीक। और इसका उत्खनन 1963-64 में, नोह का उत्खनन 1963-64 में, याद रखिएगा, रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया था। और संपूर्ण भारत का सबसे प्राचीनतम लोह युगीन केंद्र है। अब एक विशिष्ट बात पर मैं आपके सामने प्रकाश डालना पसंद करूंगा। नोह चूंकि रूपारेल नदी किनारे पाया गया, रूपारेल यमुना की सहायक नदी है, तो अब आप यूँ समझ लीजिएगा कि शतपथ ब्राह्मण मतलब यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी टूटे फूटे और गले हुए से हैं। ऐसा लगता है जैसे लंबे समय तक वो जल के संपर्क में रहे हैं। बाढ़ युक्त नदी की मतलब बाढ़ युक्त नदी का जल होता है उसके संपर्क में रहे, और इसीलिए संभवतः ये अनुमान लगाया गया है, पौराणिक आख्याकार जो हैं, इतिहासकार जो हैं, कि शतपथ ब्राह्मण में और पुराणों में जिस एक तथाकथित पौराणिक प्रलय बाढ़ की जानकारी मिलती है, जिसके बाद विवस्वत मनु अकेले बच गए थे, संभवतया नोह उस बाढ़ का साक्षी था। और नोह से जो ये पोट्री या मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, काफ़ी गले हुए, जिनकी बाहरी सतह तल बॉटम एंड इस तरह से है, तो वो उसी बाढ़ से उसका संबंध है, ऐसा अनुमान लगाया गया। मुझे नहीं पता कि कंफर्म है या नहीं, लेकिन यदि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की किस पुरातात्विक सभ्यता स्थल का संबंध हम शतपथ ब्राह्मण या पुराणों में व्याख्यायित एक प्रलयकारी बाढ़ से उस पुरातात्विक स्थल का संबंध निकालते हैं और इसकी साक्ष्य किस पुरातात्विक सामग्री से होती है, तो यहाँ से प्राप्त टूटे फूटे गले हुए मृदभांडों से, और वो स्थल है नोह, याद रखिएगा। और नोह की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि संपूर्ण भारत का प्राचीनतम लोह युगीन सांस्कृतिक केंद्र है। लोह युगीन सांस्कृतिक केंद्र है भरतपुर में नोह। आप आराम से यहाँ तक के मैटर को
इजीली जितना अच्छे से हो सके उतार लीजिएगा, ताकि हम अपनी बात को फिर आगे बढ़ा सके जितना आराम से हो सके। देख लीजिए, वो गिलुंड चल रहा है उधर मैटर, इधर मैं नोह स्टार्ट कर चुका हूँ। तो एक तो बड़ी बात ये हो गई कि संपूर्ण भारत का सबसे प्राचीनतम लोहयुगीन सांस्कृतिक केंद्र के रूप में एक नोह सामने आता है। नोह से ये बात याद रखना कि नोह से सिर्फ ताम्रपाषाणी के लोहयुगीन केंद्र नहीं, अपितु गुप्त काल तक की, मौर्य काल और गुप्त काल तक की पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हो रही हैं। देखो, एक बड़ी विशिष्ट पुरातात्विक उपलब्धि में नोह के बारे में बताऊं। नोह से एक 8 फीट ऊंची शुंगकालीन बलुआ पत्थर की बनी हुई यक्ष बाबा, जिसको यहाँ पे स्थानीय भाषा में जाख बाबा कहते हैं, उसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है। यक्ष या यक्षिणिया मौर्य काल के अंदर स्पेशली चमत्कारिक शक्तियों से लेस या उनके अधिकारी, आप जादूगर टाइप के जो चमत्कारिक पुरुष स्त्रियां होती थी, उनको कहा जाता था यक्ष। और यक्ष यक्षिणियों का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त हो रहा है। तो भारत का बड़ा सांस्कृतिक परंपरा यक्ष यक्षिणी। तो यहां से आपको एक तो 8 फीट ऊंची बलुआ पत्थर से निर्मित, याद रखना, बलुआ पत्थर से निर्मित जाख बाबा या यक्ष बाबा तो नहीं खाएंगे, है तो ये यक्ष, लेकिन उसको इस यक्ष को जाख बाबा कहा गया है। और ये लाइम स्टोन बलुआ पत्थर से बना हुआ, सॉरी सैंड स्टोन से बना हुआ ये स्टेचू है, 8 फीट ऊंचा है। और ये जो प्रतिमा है, ये बात भी याद रखना कि ये प्रतिमा शुंगकालीन प्रतिमा है, सबसे महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यक्ष यक्षिणियाँ मौर्य काल में, क्योंकि शुंग मौर्यों के बाद हैं, मौर्य काल में चमत्कारिक शक्तियों से लेस, आप समझ लीजिए अर्धदेव, मतलब है तो मानव रूप में, लेकिन वो अपने चमत्कारों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्हें जादूगर के रूप में भी कई बार उल्लेखित किया गया। वो इस तरह के पुरुष स्त्रियां यक्ष यक्षिणियां कहलाती है। एक बार फटाफट से आप यहाँ तक के सारे मैटर को उतार लीजिए, फिर हम अपनी बात को और आगे लेते हैं। ठीक है जी। अब देख लीजिएगा। तो फिर अब आपने एक, जब गणेश्वर सभ्यता आपने मुझसे पढ़ी थी, तो आप लोगों को मैंने कहा था कि गणेश्वर से में एक विशिष्ट प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए थे, कपीश्वरणी, काले नीले रंग के मृदभांड। इसी प्रकार के मृदभांड हमें नोह से भी प्राप्त हो रहे हैं, याद रखना, ये भी काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। काले नीले रंग के कपीश्वरणी, काले नीले रंग के कपीश्वरणी मृदभांड हमें नोह से प्राप्त हो रहे हैं। नोह से एक ऐसा मृदभांड प्राप्त हुआ है जिस पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित है। क्लियर है? लिख लेते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 2, चलिए आप यहां तक का मैटर एक बार उतार लीजिए, फिर अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, तीसरा पॉइंट हमें जो प्राप्त हो रहा है, स्वास्तिक चिन्ह युक्त मृदभांड। आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि स्वास्तिक चिन्ह युक्त मृदभांड हमें बैराट से भी प्राप्त हुआ था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मुद्रा प्राप्त हुई है जो मतलब लौह युग और वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का सूचक है, जिसमें पाप हत्तस अंकित है। तो नोह से पाप हत्तस अंकित मुद्रा प्राप्त, जो किस बात की सूचक है, जो वैदिक धर्म की इस क्षेत्र में वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का सूचक है। पाप हत्तस यानी कि पाप का अंत हो रहा है। क्लियर है? इस अग्नि, अच्छा, ये पाप हत्तस अंकित मुद्रा जो प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मुद्रा नोह से किसी अग्नि वेदिका के निकट। ये इंपॉर्टेंट है।
अग्नि वेदिका के निकट ये पाप हत्तस अंकित मुद्रा प्राप्त हुई है, जो इस क्षेत्र में वैदिक धर्म की पुनर् प्रतिष्ठा याद रखना, पुनर्प्रतिष्ठा का सूचक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पापहत्तस अंकित कोई मुद्रा जो किसी अग्निवेदिका के निकट से प्राप्त हो रही है, स्वास्तिक चिन्ह युक्त मृदभांडों का पाया जाना, यहाँ से आपको लोहे की कुल्हाड़ियाँ और लोहे की चम्मच भी आपको प्राप्त हो रही है। कहाँ से? नोह से। ये क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये लोहयुगीन एक सभ्यता है जिसको नोह आपने पुकारा है, और सिर्फ लोहयुगीन सभ्यता नहीं है, संपूर्ण भारत का सबसे प्राचीनतम लोहयुगीन सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ से कुषाणकालीन ईंट प्राप्त हुई है जिस पर कोई पक्षी चित्रित है। आप देखिएगा अगला जो प्राप्ति है, चित्रित पक्षी युक्त यहाँ से कुषाणकालीन ईंट प्राप्त हो रही है। तो चित्रित पक्षी युक्त कुषाणकालीन ईंट का पाया जाना, जबकि शंखलिपि वाले जो टुकड़े थे ईंट के वो हमें बैराट से प्राप्त हुए, और पंख फैलाए बगुले की मृण मूर्ति किसी एक ईंट पर आपको नहीं, पंख फैलाए बगुले की मृण मूर्ति में कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अभी कालीबंगा पिछले सेशन में आप लोगों ने देखा है। यहाँ से आपको लोह चम्मच तो ताम्र चम्मच है तो आपको गणेश्वर से प्राप्त हुई है, लोह चम्मच, इसके अलावा लोह कुल्हाड़ियाँ, याद रखना, लोह चम्मच, लोह कुल्हाड़ियाँ भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? याद रखिएगा, आपको नोह से प्राप्त हो रही है। ये स्पष्ट परिचय की बिल्कुल लोह केंद्र को। अच्छा, कुषाण, नरेश, हुविष्क और वासुदेव के सिक्के भी आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। ये भी बड़ी बात है। नोह से कुषाण नरेशों के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। अब प्रश्न है कि जी कौन कौन से कुषाण नरेशों के सिक्के नोह से प्राप्त हो रहे हैं? तो उनमें एक तो हुविष्क है एवं वासुदेव है। याद रखना, हुविष्क एवं वासुदेव दोनों कुषाण वंश के नरेश जिनके सिक्के आपको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? नोह से प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ से मृण मूर्तियाँ प्राप्त हो रही है, इन मृण मूर्तियों से उस काल के निवासियों के रहन सहन, पहनावे का मामला की जानकारी आपको प्राप्त होती है। ये मतलब उससे जानकारी मिलती है कि यहाँ का जो पहनावा था वो मौर्यकालीन पहनावे को जा रहा है। जो पगड़ी धारण कर रहे हैं वहाँ सामने की तरफ 2 गांठें लगी रहती थी। धोती भी उसी प्रकार के लोग पहनते थे, और इनकी धोती के बीच का जो मतलब नहीं, धोती को पहनने का तरीका ये था कि 2 पैरों के बीच का जो तिकोना छोर था वो जमीन को छूता था। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ की जो मृण मूर्तियां हैं ये उस समकालीन समाज और निवासियों के सांस्कृतिक जीवन में उनके विशिष्ट अंग के रूप में रहन सहन पर प्रकाश डाल रही है। तो मृण मूर्तियों से समकालीन